नमस्कार। आज हम पौधों की दुनिया के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस पर बात करेंगे जी। फोटोसिंथेसिस। जी। ये वो कमाल की प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं और हाँ, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। हमारा मकसद है इस प्रक्रिया के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझना, और हम इसमें जरूरी इंग्लिश साइंटिफिक टर्म्स जैसे ग्लूकोज, क्लोरोफिल, एटीपी, NADPH वगैरह इनका भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। ये कोई सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। मतलब इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के प्रिंसिपल्स लगते हैं। सही कहा। है ना कमाल की बात। कैसे पत्ते सनलाइट, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जमीन से पानी लेकर उन्हें ग्लूकोज मतलब एक तरह की शुगर या कार्बोहाइड्रेट और जीवन देने वाली ऑक्सीजन में बदल देते हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ जरूर। तो फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या, अगर आसान शब्दों में कहें तो? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो तरीका है जिससे पौधे लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं अपने हरे रंग के पिगमेंट क्लोरोफिल की मदद से, और फिर CO2 और पानी का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं जो मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है। और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट की तरह निकलती है। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है और इसका महत्व शायद हम पूरी तरह अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सच में? हाँ, ये पृथ्वी पर मौजूद लगभग हर जीव के लिए खाने का आप कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स है। सही बात है, हम सब किसी न किसी तरह पौधों पर ही निर्भर हैं। बिल्कुल। और सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका बड़ा हिस्सा इसी फोटोसिंथेसिस से आता है। अच्छा। असल में ये प्रकृति का तरीका है सूरज की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का। एक ऐसी एनर्जी जिसे पौधे और फिर हम सब इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। तो ये जरूरी प्रक्रिया पौधे में होती कहाँ पर है? ये ज्यादातर पत्तियों में होती है। पत्तियों के अंदर खास सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स कहते हैं उन्हें। मीजोफिल सेल्स, ओके। हाँ, और इन सेल्स के अंदर भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। असली काम वहीं होता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और वहाँ क्या होता है? आपने पिगमेंट्स की बात की थी। हाँ बिल्कुल, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोशनी को पकड़ते हैं, पिगमेंट्स। सबसे मुख्य है क्लोरोफिल A, जो नीले हरे रंग का होता है। ये फोटोसिंथेसिस का चीफ पिगमेंट है, क्योंकि यही सीधे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का काम शुरू करता है। लेकिन ये अकेला नहीं होता शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथी भी हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स, जैसे क्लोरोफिल B, फिर ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। ये अलग अलग रंग की रोशनी पकड़कर क्लोरोफिल A की मदद करते हैं। अच्छा, मदद करते हैं। हाँ, और एक और जरूरी काम करते हैं। ये क्लोरोफिल A को तेज रोशनी से होने वाले नुकसान, जिसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, उससे भी बचाते हैं। ये तो जरूरी हुआ। और पौधे किस तरह की रोशनी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? पौधे ज्यादातर रोशनी स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड रीजन से अब्सॉर्ब करते हैं, और इन्हीं रीजन्स में फोटोसिंथेसिस की रफ्तार भी सबसे ज्यादा होती है। दिलचस्प। तो ठीक है, पिगमेंट्स ने रोशनी पकड़ ली क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर, फिर आगे क्या? आपने कहा था कि 2 मेन स्टेजेस होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जी हाँ, पहले लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, जिसे फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। ठीक है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सीधे लाइट पर निर्भर है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसे ग्राना कहते हैं, उसमें होती है। ग्राना? हाँ, यहाँ 3 मुख्य चीजें होती हैं। पहला, लाइट एनर्जी को सोखना। दूसरा, पानी का टूटना मतलब वाटर स्प्लिटिंग, जिससे ऑक्सीजन गैस बनती है। अच्छा, यही ऑक्सीजन बनती है। इस लाइट एनर्जी को तुरंत इस्तेमाल होने वाली केमिकल एनर्जी पैकेट्स ATP और NADPH में बदलना। ATP और NADPH, ये नाम सुने हैं। हाँ, ये एनर्जी करेंसी की तरह हैं सेल के लिए। इस काम में 2 खास टीमें शामिल होती हैं, फोटो सिस्टम 1 यानी PS1 और फोटो सिस्टम 2 यानी PS2। वाटर स्प्लिटिंग का काम PS2 से जुड़ा है। ओके, तो लाइट रिएक्शन ने ATP और NADPH बना दिए और ऑक्सीजन भी छोड़ दी। अब इन ATP और NADPH का क्या होता है? यहाँ डार्क रिएक्शन का रोल आता है। बिल्कुल सही। अब आता है डार्क रिएक्शन, जिसे केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साइकिल? डार्क का मतलब ये नहीं कि ये अंधेरे में होता है। इसका मतलब है कि इसे सीधे रोशनी की जरूरत नहीं है, पर ये पूरी तरह लाइट रिएक्शन में बने
एटीपी और NADPH पर निर्भर करता है। अच्छा, तो वो एनर्जी यहाँ इस्तेमाल होती है। हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड वाले हिस्से में मतलब स्ट्रोमा में होता है। इसका मुख्य काम है हवा से ली गई CO2 को फिक्स करके उसे शुगर यानी ग्लूकोज में बदलना। और ये होता कैसे है? कैल्विन साइकिल के स्टेप्स क्या हैं? इसमें मोटे तौर पर 3 कदम है। पहला है कार्बोक्सिलेशन। इसमें CO2 को एक 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल RUBP से जोड़ा जाता है और ये काम एक बहुत ही अहम एंजाइम करता है, रुबिस्को। रुबिस्को, ये नाम भी काफी सुना है। हाँ, ये दुनिया का शायद सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। दूसरा कदम है रिडक्शन। इस स्टेप में जो ATP और NADPH बने थे लाइट रिएक्शन में, उनकी एनर्जी का इस्तेमाल करके CO2 से शुगर बनाई जाती है। ठीक है। और तीसरा है रीजनरेशन। इसमें RUBP को वापस बनाया जाता है ताकि ये साइकिल लगातार चलती रहे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस साइकिल को 6 बार घूमना पड़ता है और इसमें 18 ATP और 12 NADPH खर्च होते हैं। बाप रे, काफी एनर्जी लगती है। हाँ, ये एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। ये साइकिल ज्यादातर पौधों में होती है जिन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं, पर मैंने सुना है कुछ पौधे, खासकर गर्म इलाकों वाले जैसे मक्का या गन्ना, वो कुछ अलग तरीके से करते हैं, C4 पाथवे। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही शानदार अडेप्टेशन है। C4 प्लांट्स जो अक्सर गर्म सूखी जगहों पर उगते हैं, उनमें CO2 को फिक्स करने का एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका होता है। अच्छा, वो कैसे? इनमें पत्तियों की एनाटॉमी भी थोड़ी अलग होती है, जिसे क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं। इसमें मेसोफिल सेल्स के साथ साथ बंडल शीट सेल्स की भी खास भूमिका होती है। क्रैन्स एनाटॉमी, और इसमें होता क्या है अलग? देखिए, C3 में CO2 सीधे रुबिस्को से मिलती है, पर C4 में क्या होता है, CO2 पहले मेसोफिल सेल में एक दूसरे एंजाइम PEPcase द्वारा पकड़ी जाती है। इससे 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, इसीलिए इसे C4 पाथवे कहते हैं। ओके, 4 कार्बन वाला कंपाउंड। फिर ये कंपाउंड बंडल शीट सेल्स में भेजा जाता है। वहां ये टूटता है और CO2 को रिलीज करता है। अब ये CO2 बंडल शीट सेल्स के अंदर मौजूद रुबिस्को को मिलती है और फिर कैल्विन साइकिल चलता है। अच्छा, तो CO2 को पहले कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बंडल शीट सेल्स में। बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। खासकर जब तापमान ज्यादा होता है या CO2 कम होती है, तो रुबिस्को एंजाइम कभी-कभी CO2 की बजाय ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ओहो। इस प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ये पौधे के लिए अच्छा नहीं है, इसमें एनर्जी बर्बाद होती है। वेस्टफुल प्रोसेस है। हाँ, लेकिन C4 पौधों में क्योंकि वो बंडल शीट सेल्स में CO2 को इतना कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, रुबिस्को के पास ऑक्सीजन से जुड़ने का मौका बहुत कम हो जाता है। वो ज्यादातर CO2 से ही जुड़ता है। समझ गई, इसलिए वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। एकदम सही। इसी वजह से C4 पौधे हाई टेम्परेचर और तेज रोशनी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये प्रकृति का एक बेहतरीन जुगाड़ है, कह सकते हैं। वाह। तो संक्षेप में हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस कैसे सूरज की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है, इसमें क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स का क्या रोल है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल कैसे एक साथ काम करते हैं, और कैसे C4 पौधों ने मुश्किल परिस्थितियों के लिए एक अलग, ज्यादा एफिशिएंट रास्ता अपनाया है। जी, ये वाकई में सोचने वाली बात है कि पौधे कितने अडेप्टेबल हैं, है ना? अलग अलग माहौल के हिसाब से कैसे ढल गए हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये जो समझ हमें मिली है फोटोसिंथेसिस की, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं? क्या इससे हम खेती को बेहतर बना सकते हैं, या शायद क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटने में कोई मदद मिल सकती है? ये सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है।